नमस्कार साथियों, मैं तेजवीर सिंह चौहान आ गया हूँ एक बार फिर से आपके समक्ष हिंदी की दूसरी क्लास लेकर, जिसमें हम बात कर रहे हैं वर्णमाला के विषय में। तो पहली वीडियो में आपने देखा कि वर्णमाला में जो बेसिक नीड्स होती है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, हमने उसके विषय में थोड़ा बात किया, जिसमें हमने भाषा के विषय में बात किया, भाषा के सार्थक इकाई के विषय में बात किया, भाषा की सबसे छोटी इकाई के विषय में बात किया, और उसके पश्चात हमने स्वरों के विषय में बात किया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं या स्वर की संख्या कितनी होती है, उनका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होता है, हमने उसके विषय में बात किया। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 होती है और प्रत्येक स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मुख के किस भाग से होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है, या ओष्ठ से होता है, या मूर्धा से होता है। तो ये जानकारी हम लोग ले चुके हैं और हम आगे आज बात करते हैं कि स्वर का वर्गीकरण या स्वरों का वर्गीकरण, जिसके विषय में हमने एक पॉइंट बताया था, मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसी को हम, मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण कितने तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर इसके जो भेद होते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ा आपने, 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका दोस्तों लघु स्वर, दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, और तीसरे होते हैं दोस्तों प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर। 3 तरीके के स्वर होते हैं। अब जैसे हम लघु स्वर की बात करते हैं, तो जैसा आप शब्द को समझ पा रहे हैं, लघु मतलब क्या होता है, छोटा। दोस्तों लघु को आप ह्रस्व भी कहते हैं। लघु मतलब छोटा होता है, मतलब ये छोटे स्वर होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋण। और उसके बाद हम मध्य दीर्घ की बात करते हैं, तो दीर्घ में बड़ा आ होता है आपका, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये वर्ण होते हैं। और प्लुत स्वर में हमने बताया था दोस्तों कि प्लुत स्वर जो होते हैं उनमें दीर्घ स्वरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये क्या होते हैं, ये लिखे ऐसे आते हैं, जैसे कभी आपको दिया हो ओम, इस तरीके से दिखाई दिया होता है, या तो अब कभी आप ऐसा वर्ण देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है लघु वर्ण है, इनकी मात्रा भी एक है और इनका उच्चारण करते समय भी बहुत कम लगता है। फिर दीर्घ की बात करते हैं, तो दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनकी मात्रा डबल होती है और इनका उच्चारण करने में लघु स्वरों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। और प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। जैसे होता है ओम का उच्चारण करते हैं बहुत समय तक करते हैं, और राम का, जैसे किसी को हम आवाज दे रहे हैं राम, इस तरीके से क्या होगा, इन वर्णों में आपको प्लुत स्वर देखने को मिलता है। तो पूछेगा मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये हो जाता है पहला स्वरों का वर्गीकरण का जो पहला भेद होता है, मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार। दूसरा हम बात करते हैं जीभ के प्रयोग के अनुसार। दोस्तों जीभ के प्रयोग के अनुसार, अर्थात यदि आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ का कौन सा भाग प्रयोग में आ रहा है, तो उसके अनुसार देखते हैं। जीभ के प्रयोग के अनुसार, तो दोस्तों यहाँ भी इसके 3 भेद होते हैं।
जीभ के प्रयोग के अनुसार स्वरों का अगर वर्गीकरण करते हैं तो दोस्तों यहाँ भी 3 भेद पाए जाते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा दोस्तों होता है पश्च स्वर। अगर हम अग्र की बात करें तो देखो दोस्तों, हिंदी जो है, हिंदी एक भाषा है और भाषा, इस भाषा में क्या होगा, यदि आप शब्द के अर्थ जो है या शब्द का अर्थ जो है उसको यदि आप समझ सकते हैं या समझ पा रहे हैं तो आधी हिंदी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। जैसे अगर आप बात करते हैं अग्र स्वर की, अगर मतलब जैसे हमने बताया कि जीभ के प्रयोग के अनुसार, अर्थात कहने का तात्पर्य है जिस स्वर को बोलते समय जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग में आ रहा होता है तो वहां पर क्या होता है, अग्र स्वर होता है। अब इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो आपके आते हैं छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये स्वर आते हैं। 4 स्वर आते हैं। अग्र स्वर के तहत क्या होता है, 4 स्वर आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई आते हैं। और मध्य स्वर होता है, इसमें क्या होता है, जीभ का मध्य का सिरा या मध्य भाग जो है उच्चारण करने में प्रयोग में आता है तो क्या कहलाएगा, मध्य स्वर कहलाएगा। इसके अंतर्गत बस केवल छोटा आता है। और फिर पश्च स्वर की बात करते हैं तो जैसा कि 3 भागों में डिवाइड है, बाकी जो शेष बचेंगे वो किसके तहत आएंगे, पश्च स्वर के तहत। जैसे कि बड़ा आ की बात करें हम, छोटा ओ की बात करें, बड़ा ओ की बात करें, ओ और औ, ये सारे स्वर क्या होंगे, पश्च स्वर होंगे। क्या होंगे, पश्च स्वर। अब जैसे हमें इसे याद करना है, किस तरीके से याद रहे, तो पहली चीज मध्य भाग में आपको याद रखना है कि मध्य जो स्वर है वो केवल छोटा आ है, इसको तो आपको याद रखना है। फिर आपको थोड़ा इसी में से थोड़ा लॉजिक निकालना है। जैसे बात करते हैं अग्र की, तो अग्र का तात्पर्य क्या होता है, आगे। अग्र मतलब क्या होता है, आगे या अगला। तो जैसे किसी से कहा जाता है कि आगे आइए, क्या कहा जाए, अग्र मतलब आगे, आगे आइए, तो फिर आप क्या करेंगे, आइए ऐसा लिखेंगे। आपको आइए ये की जगह पर ए लिखना है, ऐसा लिख लेते हैं। तो फिर आप देख पा रहे होते हैं यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ए, तो फिर दोनों ई ले लेते हैं और यहाँ पर ए तथा इन 4 वर्णों को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कोई फार्मूला नहीं है, बस अपना अपना कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हमें याद रखना है। तो अग्र का तात्पर्य क्या होता है, अग्र मतलब आगे, और किसी से कहा जाता है कि आप आगे आइए, आइए लिखेंगे तो इसको आप हटा देंगे और ई से दोनों ई ले लेंगे, ए से ए और आई ले लेंगे, तो इससे कुछ एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर मतलब आइए ऐसा कुछ याद रहता है तो फिर हम क्या कर लेते हैं, आ को हटा देते हैं, दोनों ई छोटी बड़ी ए आई ले लेते हैं। फिर हमें मध्य का तो याद रहता है कि मध्य भाग में ये जो मध्य स्वर है वो छोटा आ है, और जो शेष बचते हैं वो मित्रों क्या किसमें आएंगे, पश्च स्वर में, इसमें आएंगे पश्च स्वर में। जैसे ये दूसरा भाग था स्वरों के वर्गीकरण का, इसमें आप देख पा रहे थे जीभ के प्रयोग के अनुसार। पहला आपने देखा मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार, जिसमें सिंगल मात्रा होती है वो लघु स्वर, जिसमें डबल मात्रा वो दीर्घ स्वर, और जिन स्वरों का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है दीर्घ की अपेक्षा वो प्लुत स्वर। फिर हमने देखा जीभ के प्रयोग के अनुसार, तो जहां पर जीभ का अगला हिस्सा काम में आ रहा है। फिर अग्रसर हो गए, अगर हमने क्या बताया, अग्र मतलब आगे और आइए, ऐसा कुछ याद रखना है। मध्य में केवल क्या होता है, छोटा आता है, और पश्च स्वर में क्या होता है दोस्तों, पश्च स्वर में इनके अलावा जो शेष बचते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, पश्च स्वर में। आपने ये याद कर लिया और ये वाला आपने याद कर लिया, बाकी जो शेष बचेंगे किस में आएंगे, पश्च स्वर के तहत आएंगे। फिर दोस्तों हम इसके तीसरे भाग पे जाते हैं, जो होगा ओठों की स्थिति के अनुसार। इसको हम रफ कर देते हैं।
ओठों की स्थिति के अनुसार, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ओठों के प्रयोग के अनुसार। जो तीसरा पार्ट होगा वो दोस्तों क्या होगा, ओठों के प्रयोग के अनुसार। अर्थात जैसा कि आप शब्दों को समझे तो क्या होगा दोस्तों, ओठों के स्थिति या ओठों के प्रयोग के अनुसार। सॉरी थोड़ा गलत लिख रहा है, इसको रफ कर देते हैं। ओठों के प्रयोग के अनुसार दोस्तों, जैसे कि आप किसी स्वर को उच्चारित कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, ओठों की जो आकृति है किस तरीके से बनती है। तो इसके जो भाग होते हैं दोस्तों वो दो तरीके से विभाजित हुआ है। एक पहला कहलाता है आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, और दूसरा होता है वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी मतलब क्या होगा, आ उपसर्ग लग गया है और इधर लिखा व्रत। व्रत मतलब सर्किल, गोल, और आ मतलब कि कहना के तात्पर्य है यहाँ पर कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में ओठों की आकृति जो है वो ओ या गोल सर्कल में नहीं बनती है, क्या कहलाते हैं वो, आवृत्तमुखी। और वृत्तमुखी क्या होते हैं, जिनको बोलने में आपके ओठों की स्थिति सर्किल या गोल बनती है, तो क्या कहलाते हैं वो, वृत्तमुखी। इसमें जो होता है इसमें भी आप क्या आते हैं, छोटा आ आता है आपका, इसमें दोस्तों क्या आते हैं, इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ए, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, ये वर्ड आएंगे। और फिर जो शेष बचे दोस्तों वो कहाँ आ जाएंगे, वो वृत्तमुखी में आ जाएंगे। कौन कौन से बचते हैं यहाँ पर, छोटा ऊ बचता है, बड़ा ऊ बचता है, ओ बचता है, औ बचता है। तो ये किसके तहत दोस्तों आ जाएंगे, ये वृत्तमुखी के तहत आ जाएंगे। अब इसको हमें याद रखना है, फिर कैसे याद रखेंगे हम, तो फिर हमने अभी ऊपर बताया था कि आपको एक शब्द ध्यान देना है, आइए, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब वहां पर हम क्या कर रहे थे, जब जीभ के प्रयोग के अनुसार तो हम आ को हटा दे रहे थे, परंतु यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, आ से छोटा आ भी ले लेना है और इसका दीर्घ भी ले लेना है, छोटी ई भी ले लेना है और इसका दीर्घ भी ले लेना है, ए भी लेना है और आई भी लेना है। मतलब कि आपको यहां से क्या होगा, याद रखना है कि वृत्त आवृत्तमुखी में आइए शब्द को ध्यान देना है। तो आइए मतलब ऐसा लिख लें, यहाँ पर इसके दोनों दीर्घ लघु, यहाँ पर इसके दीर्घ लघु और इन दोनों को ले लेंगे। तो ऐसा कुछ अगर याद रखेंगे माइंड में तो फिर आपको अवृत्तमुखी याद हो जाएगा। बाकी जो शेष बचेंगे वो कहाँ हो जाएंगे, वो आपके वृत्तमुखी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से तीसरा पार्ट समाप्त होता है ओठों के प्रयोग के अनुसार। तो दो तरीके से होंगे, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। तो आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे आप लोग। जिन लोगों ने वर्णमाला पढ़ रखी है तो आपको पता होगा इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा, जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आइए याद रखिए, तो आइए से अब यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, बट क्या है कि आ से छोटा भी रख लेंगे। आ चुका है, इसका तात्पर्य दोनों आ रख लिया, फिर क्या हुआ, दोनों ए रख लिया हमने और ए आया है तो ए दोनों को रख लिया। अब इतना जब हो गया तो जो शेष बचेंगे वो किसके तहत आ जाएंगे, वो दोस्तों वृत्तमुखी के तहत आ जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, ये ओठों के प्रयोग के अनुसार अर्थात तीसरी स्थिति स्वरों के वर्गीकरण की समाप्त होती है और चौथी स्थिति की ओर हम बढ़ते हैं। चौथी से बनेगी दोस्तों आपकी, वो बनती है मुख विवर्ग के अनुसार।
इसके अनुसार मुख विवर। अब विवर का तात्पर्य क्या होता है? खुलना। मुख कितना खुल रहा है, उसके अनुसार जो वर्गीकरण हुआ है स्वरों का, वो हम चौथे स्थिति में देखते हैं। तो इसमें जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? इसमें 4 भागों में विभाजित होता है। एक होता है आपका विवृत। विवृत मतलब ओपन, या इसे कह सकते हैं आप ओपन, पूरी तरीके से खुला हुआ। और दूसरा जो होता है अर्धविवृत, मतलब यहां पर आप कह सकते हैं हाफ ओपन। और जो तीसरा होता है आपका वो होता है दोस्तों संवृत, मतलब इसे कहेंगे आप क्लोज। और जो चौथा होता है दोस्तों वो होता है अर्धसंवृत, मतलब कि हाफ क्लोज। मतलब कि आधा खुला हुआ, सॉरी आधा बंद, यहाँ पर पूरा बंद, और यहाँ पर ओपन मतलब कि पूरी तरीके से खुला हुआ, और यहाँ पर हाफ ओपन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि विवृत में केवल क्या होगा? आ। जब आप दीर्घ उच्चारित करेंगे आ, तो फिर ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाता है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत मतलब अर्ध का तात्पर्य क्या होता है? अर्ध मतलब आधा, और संवृत थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाते हैं। संवृत मतलब ऐसा मान लेते हैं कि संवरना। अर्ध मतलब आधा, संवृत मतलब संवरना। हालांकि ऐसा होता नहीं है इसका तात्पर्य, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं। अर्ध मतलब आधा, संवृत मतलब संवरना। अर्थात क्या हो रहा है कि जब आपकी शादी हो रही है ना, तो फिर क्या हो रहा है, आपके दोस्त जो है वो आधे तरीके से सजे हुए हैं। कैसे? आधे तरीके से सजे हुए, मतलब फुल तरीके से वो तैयार नहीं है। तो फिर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ओए जल्दी से तैयार हो जाइए। क्या करना है? ओए जल्दी से तैयार हो जाइए। तो फिर यहाँ क्या होगा दोस्तों? ओ और ए। अर्धसंवृत मतलब कि आधे सजे हुए हैं और आपको उनको पूरी तरीके से सजाना है, तो फिर आपको क्या कहना पड़ेगा? ओए जल्दी से तैयार होके आइए। तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओए हो जाएगा। उसके बाद जब हम संवृत की बात करते हैं, तो संवृत मतलब क्या होता है? बंद हुआ। तो बंद हुआ यदि आप उच्चारण करें छोटी ई और बड़ी ई का, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका उच्चारण करते हैं, तो फिर क्या होता है? ये पूरी तरीके से आपके बंद रहते हैं। ई ई उ मतलब क्या का मुंह पूरी तरीके से खुलेगा नहीं, लगभग क्या होगा? पूरी तरीके से बंद होगा। ई ई उ, तो फिर क्या हो जाएगा? ये संवृत हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर विवृत में या पूरी तरीके से जो ओपन है वहां पर बाड़ा दिया हुआ है, और आपको अर्धसंवृत आधे सजे हुए हैं, पूरा उनको क्या करना है? पूरी तरीके से तैयार करवाना है। फिर आप क्या कहेंगे? ओए जल्दी से तैयार हो जाइए। तो फिर क्या होगा? यहाँ पर ओ और ए ये दो वर्ड आ जाएंगे, दो स्वर आ जाएंगे। और क्लोज में आप देख रहे हैं ई ई उ, मुंह आपका जो है वो गोल आकृति या पूरी तरीके से खुल नहीं रहा है। ई ई उ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जो बाकी बचे कौन से बचे? अब यहाँ पर आप देख लें, छोटा आ बच जा रहा है अभी आपका, और आय बच जा रहा है, और औ बच जा रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएंगे? ये अर्ध विवृत के तहत आ जाएंगे। पहला आपको याद रखना है विवृत मतलब पूरी तरीके से यदि आप आ का उच्चारण करते हैं आ, तो आपका मुंह जो है पूरी तरीके से खुल जाता है। और फिर आपको हमने बता दिया कि आधे संवरे हुए लोग हैं। संवरना मतलब सजना या तैयार होना, तो मतलब आधे तरीके से तैयार है। तो फिर क्या करना है? आपको बता देना कि ओए जल्दी से तैयार होना है। तो ओ और ए, या ऐसा कुछ याद कर ले, अर्ध संवृत मतलब ओए। तो यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और संवृत में पूरी तरीके से लगभग क्लोज होना, तो ई ई उ वो आपका खुल नहीं रहा पूरी तरीके से। और हाफ विवृत में बाकी जो शेष बचेंगे कहाँ जाएंगे? हाफ विवृत में। तो जो स्वरों का वर्गीकरण है मुख विवर के अनुसार, वो चौथा जो पार्ट है इसका ये समाप्त होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
पांचवा पार्ट होता है वो होता है जो वायु होती है, हवा। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। निकलने के आधार पर ये हो जाता है। मतलब कि ऐसा वर्ण या ऐसे स्वर यदि आप उनका उच्चारण कर रहे हैं तो जो हवा जो है वो मुंह से निकल रही है, नाक से निकल रही है, इनके आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है वो भी इसमें दो तरीके से हुआ है। एक तो दोस्तों हो जाते हैं आपके निर्नुनासिक, इन्हें मौखिक स्वर भी कहते हैं। और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होते हैं अनुनासिक। अनुनासिक स्वर। अब यहाँ पर दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर मतलब नहीं और नासिक मतलब नाक, मतलब कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख से तो हवा निकले परंतु नाक से नहीं, अर्थात क्या कहलाएंगे, निर्नुनासिक या मौखिक। तो इसमें जो होते हैं छोटा हो जाता है दोस्तों, बड़ा आ हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और यहीं पर इन्हीं वर्णों में क्या हो, यदि अनुनासिक मतलब नाक के साथ, अर्थात क्या हो, यदि इनके ऊपर अंक की बिंदी लगा दी जाए या इसके ऊपर अंक की बिंदी लगा दी जाए या इसके ऊपर ऐसा कर दिया जाए, हालांकि ये तो अंक बन जाएगा, लेकिन इसके स्थान में कोई दूसरा वर्ण हो या अदर स्वरों पे क्या हो, अंक की मात्रा लगी हो, तो क्या हो जाएगा, वो अनुनासिक हो जाएगा। अनु मतलब साथ में और नाक मतलब नाक, अर्थात मुख के साथ नाक से भी वायु निकल रही है, हवा निकल रही है, तो फिर क्या कहलाएंगे वो अनुनासिक। निर्नुनासिक, निर मतलब नहीं और अनु मतलब साथ में। निर मतलब नहीं, अनु मतलब साथ में। तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है स्वरों का दो तरीके से, निर्नुनासिक अर्थात मौखिक और अनुनासिक स्वर। मतलब कि निर मतलब नहीं और नासिक मतलब अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करने में केवल मुंह से ही वायु निकलती है, नाक से नहीं, अर्थात क्या कहलाएंगे, निर्नुनासिक कहलाएंगे। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख और नाक दोनों से हवा निकलेगी उसमें क्या होगा, वो अनुनासिक कहलाएंगे। तो ये पांचवा पाठ समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं छठी तरफ। जो छठा पार्ट होता है दोस्तों वो होता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर। अब ये घोषत्व मतलब क्या होता है, घोष, एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, घोष है, उन्होंने ऐसा उद्घोष किया। तो घोष मतलब क्या होता है, कंपन। क्या होता है, कंपन। यदि जो स्वर यंत्रियां हैं, यहाँ से स्वर का उच्चारण हो रहा है, यदि वहां पर कंपन होता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा। तो फिर बात करते हैं घोष के आधार पर या घोषत्व के आधार पर। यहाँ पर माना जाता है कि घोषत्व के आधार पर जो सभी स्वर होते हैं आपके, सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष भी दिया होता है और घोष भी दिया होता है। स मतलब साथ में, घोष या घोष। तो यहां पर क्या होगा, सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। मतलब कि एक शब्द होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। मतलब एक का तात्पर्य है कि घोष के साथ या कंपन के साथ, और दूसरे का तात्पर्य होता है अघोष, बिना घोष के या बिना कंपन के। तो जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। कहने का तात्पर्य आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि सभी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं या अघोष होते हैं। तो वो
क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। पूछेगा इसका वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ है, तो इसका वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर हुआ है कि जो सभी स्वर हैं वो क्या है, सघोष होते हैं। सघोष वहां पर पूछ सकता है घोष भी, क्योंकि दोनों शब्दों का तात्पर्य वही है। सा मतलब साथ में घोष कंपन, और इसका ही तात्पर्य क्या है, घोष कंपन। ये कंपन है और ये कंपन के साथ है, तो दोनों शब्दों का अर्थ वही है। तो ये क्या होता है कि स्वरों का आपको जो वर्गीकरण होता है वो समाप्त होता है। स्वरों का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ वो समाप्त होता है। तो दोस्तों हमने जो पहला बताया था वो क्या था, मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार। तो वहां पर क्या था, 3 भागों में विभाजित था। एक था अग्र स्वर, दूसरा था मध्य स्वर और तीसरा था पश्च स्वर। तीसरा क्या था, पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या था, मात्रा या उच्चारण काल के अनुसार 3 भागों में विभाजित था। पहला था आपका लघु स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा था प्लुस स्वर। इस तरीके से हुए थे। और दूसरा जो बताया था उसमें हमने बात की थी जीभ के प्रयोग के अनुसार। तो दोस्तों जीभ के प्रयोग के अनुसार क्या होता है, अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और पश्च स्वर, इसमें भी 3 होते हैं। फिर जो हमने तीसरा बताया तो वहां पर हमने बात की थी ओठों की स्थिति के अनुसार, मतलब कि ओठों की आकृति कैसी बन रही है, सर्किल नुमा बन रही है या नहीं। तो जहां पर सर्किल नुमा बन रही थी वो थी वृत्तमुखी, और जहां पर नहीं बन रही थी वो अवृत्तमुखी। उसके बाद हमने दोस्तों बात की थी कि मुख विवर के अनुसार, मतलब कि मुख जो द्वार है आपका उसके खुलने के अनुसार। तो यहाँ पर हमने बताया दोस्तों 4 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका, पहला होता है आपका विवृत, मतलब पूरी तरीके से खुला हुआ। और हमने दूसरा क्या बताया, अर्ध विवृत, मतलब कि हाफ ओपन, आधा खुला हुआ। और हमने दोस्तों तीसरा बताया संवृत, मतलब कि पूरी तरीके से बंद। हालांकि पूरी तरीके से तो बंद नहीं हो सकता है लेकिन लगभग पूरा बंद। और जो चौथा हमने बताया अर्ध संवृत। अर्ध संवृत मतलब क्या होगा कि आधा बंद, आधा बंद, जिसमें हमने बताया ओए। ओए किसमें होगा, अर्ध संवृत में। तो उसके बाद हमने बात की मुख और नाक से हवा निकलने के आधार पर, जो 5वां पार्ट था आपका, उसमें बताया हमने मुख व नाक से हवा निकलने के आधार पर। यहाँ पर 2 भाग थे। पहला था दोस्तों, इसमें था पहला अनुनासिक। अनुनासिक मतलब कि निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक का तात्पर्य क्या था कि नाक के साथ में नहीं, अर्थात केवल मुख से ही हवा निकलेगी। और अनुनासिक मतलब अनु का तात्पर्य होता है साथ में, और नासिक नाक। ये 5 हो जाते हैं। छठा आपने बताया घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व, घोष का तात्पर्य होता है कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, अर्थात स्वरों का उच्चारण करने में यदि कंपन होता है तो फिर क्या होंगे, वो सघोष होंगे। तो सारे जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण करने में कंपन होता है, तो फिर ये क्या कहलाएंगे, सारे स्वर जो होते हैं सघोष या घोष कहलाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इसका वर्गीकरण समाप्त होता है। क्या होगा, वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। यदि दोस्तों आप हिंदी वर्णमाला के स्वर के विषय में मेरे दोनों वीडियो अच्छी तरीके समझ लेंगे तो फिर आपको इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा स्वर का। अभी हम बात करते हैं व्यंजन के विषय में, तो इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। दोस्तों अभी हम बात कर चुके हैं स्वरों की संख्या के विषय में। तो स्वर की संख्या हमने बताई थी 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह। इस तरीके से कुल जो स्वर हो चुके कितने, 11 स्वर और 2 अयोगवाह। इस तरीके से जो परंपरागत स्वर थे वो 13 हो जाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों व्यंजन के विषय में। तो दूसरा पार्ट होता है व्यंजन का। अब आप व्यंजन को देखते हैं तो व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, एक होता है का वर्ग। पहला बोलते हैं इसे का वर्ग, का लिखते हैं खा, गा, घा और अंगा, ये पहली लाइन हो जाती है। उसके बाद
इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, का ख ग घ अंग चा छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ ता थ द ध न और पा फ बा भ म। इस तरीके से हमने लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर जो ये व्यंजन है, अभी ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 इधर से 5 इधर से, तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, अभी कुल हो रहे हैं आपके 25। कितने हो रहे हैं दोस्तों, 25 हो रहे हैं। ये टोटल इधर से और इधर से 25 हो रहे हैं। इन्हें कहते क्या हैं, तो इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों वर्गीय कहते हैं, क्योंकि इससे जो हम कहते हैं कावर्ग कहते हैं, इसे चावर्ग, इसे टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। ये कावर्ग के तहत ये सारे वर्ड आते हैं, कावर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। चावर्ग ये हो जाता है, ये हो जाता है टावर्ग, ये हो जाता है तावर्ग और ये हो जाता है आपका पावर्ग। तो वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। क्वेश्चन आता है कि दोस्तों वर्गीय व्यंजन संख्या कितनी होती है, 25 होती है। वर्गीय व्यंजन संख्या कितनी होती है, 25 होती है, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक लाइन में कितने होते हैं, 5 वर्ड होते हैं। तो 25 हो जाते हैं। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 5 हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसमें से बात आती है कि अल्प प्राण और महाप्राण या अघोष सघोष की। जैसा हमने पीछे बताया कि घोषत्व के आधार पर जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अल्प प्राण और महाप्राण की। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं। क्वेश्चन आता है, बताइए कि निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो दोस्तों अल्प प्राण, एक शब्द आप लिख रहे हैं अल्प प्राण, दूसरा लिख लेते हैं महाप्राण। यहां पर अल्प प्राण, प्राण, यहां पर प्राण शब्द का तात्पर्य दोस्तों है वायु से। प्राण शब्द का तात्पर्य किससे है, वायु से है। अल्प मतलब कम और महा मतलब ज्यादा। तो अल्प अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से कम निकलती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करने के समय मुंह से वायु ज्यादा निकलती है, वो महाप्राण कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने अल्प लिख रखा है और यहाँ पर हमने महा लिख रखा है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो आपको 3 चीजें दिखाई दे रही है। एक तो आ दिखाई दे रहा है, दूसरा आधा ला दिखाई दे रहा है, तीसरा पा दिखाई दे रहा है। और यहाँ अगर हम बात करें तो केवल मा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हा दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पर 2 अक्षर हैं और यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। मतलब कि ये 3 और ये 2 कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। और आपकी लाइन में वर्ण कितने हैं, वो भी 5 हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्प प्राण में जो होता है कि पूछेगा बताइए का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण वाले में कितने होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। तो 3 का तात्पर्य यहाँ पर हम लेंगे कि पहला ले लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा ले लेंगे और चौथा छोड़ देंगे और 5वां ले लेंगे। तो अल्प प्राण में हमें देख रहे हैं 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इन 5 में से 3 उठाने हैं। उठाने किस तरीके से हैं, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठाएंगे, चौथा छोड़ देंगे और 5वां ले लेंगे। तो इस तरीके से अल्प प्राण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 5 वर्ग है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो पूछेगा बताइए निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो आप बताएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। क्योंकि अल्प में आपको 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो इससे हम थोड़ा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हमें अल्प प्राण में क्या होना चाहिए, 3 व्यंजन मिलने चाहिए इन 5 में से। तो कब मिलेंगे, जब पहला लेंगे, सेकंड छोड़ देंगे, तीसरा और 5वां। यही पूछेगा बताइए कि चा वर्ग में, चा जो वर्ग है इसमें कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण होंगे। तो पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 5वां क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। पूछे टा वर्ग में, तो पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण। उसी तरीके से ता वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां। पा वर्ग में पहला, तीसरा, 5वां। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अल्प प्राण। और फिर जो महाप्राण बचा, तो फिर क्या बच रहा है, दूसरा और चौथा, ये क्या है, महाप्राण है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 वर्ण चाहिए, 1 और 2। महा में क्या दिख रहा है, 1 अक्षर 2 अक्षर। तो फिर ये क्या होगा, महाप्राण, और ये भी महाप्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। अब हम याद रखने को तो याद रख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है और दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। सीधी सी बात है, पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण होते हैं, दूसरा, चौथा महाप्राण। लेकिन कभी कभी एग्जाम में हम भूल जाते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें,
अल्प शब्द तो याद ही रहेगा क्योंकि पूछा जाएगा अल्प प्राण बताइए, तो अल्प में आपको 3 अक्षर दिखाई देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन 5 में से 3 हमें चाहिए। और किस तरीके चाहिए, पहला, तीसरा और पांचवा, एक छोड़ करके। तो प्रत्येक वर्ग में, का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग, पा वर्ग में यही क्रम चलेगा, पहला तीसरा पांचवा। पहला तीसरा पांचवा क्या है, अल्पप्राण है, दूसरा चौथा क्या है, महाप्राण। तो बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों याद हो गया होगा आपको कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। इन वर्गीय व्यंजन में, वर्गीय व्यंजन में किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण है और दूसरा चौथा क्या है दोस्तों, महाप्राण है। तो आगे हम बात करते हैं, अभी यहाँ पर अल्पप्राण हो गया, महाप्राण। अब इसी में होता है अघोष और सघोष, एक चीज होती है अघोष और सघोष। तो तब तक के लिए हम इसको रफ कर देते हैं। एक शब्द लिखते हैं आप अघोष, दूसरा साघोष, आघोष और साघोष। अब दोस्तों जैसा कि हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं जो शब्द दिए हुए हैं इन्हीं से हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं में कुछ ऐसा लॉजिक फिट कर ले रहे हैं जिससे क्या हो कि हमें भूले या हम भूले ना। अगर अघोष लिख के आए तो कहीं ना कहीं हम इसी से सेट कर लें कि क्या होगा। वैसे तो याद रहता है, हम याद कर लेते हैं, याद रहता है, लेकिन क्या होता है कि लॉन्ग टाइम बाद या कुछ समय बाद क्या होता है हम भूल जाते हैं। तो फिर क्या हो, शब्द से ही हम स्थिति को समझ जाएं। जैसे यहाँ पर लिखा हो अघोष, घोष और घोष दोनों में कॉमन है, घोष घोष दोनों में कॉमन है, और आ और सा। अब यदि हम आपसे पूछे बताइए कि यदि हिंदी शब्दकोश हो, हिंदी डिक्शनरी हो या शब्दकोश हो, तो उसमें क्या होगा कि आ पहले आएगा या सा पहले आएगा। तो आप बताएंगे लाजमी है आ पहले आएगा, तो आ पहले आएगा। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम, प्रत्येक वर्ग के 2 व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के 2 व्यंजन पहले वाले उठा लेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, अघोष कहलाएंगे। और सा, आ के बाद आ पहले आ जाएगा और सा बाद में आएगा, तो लास्ट के जो 3 होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे दोस्तों सघोष। तो ये सारे क्या हैं, सघोष हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष होता है, और सघोष कौन से होते हैं, तो तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। लेकिन इसको इसी से थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर बना लें, आ और सा, तो आ पहले आएगा, अब इसमें से 2 पहले के और लास्ट वाले 3 क्या हो जाएंगे, सघोष। अब इतना तो याद रखना पड़ेगा कि अघोष में 2 वर्ण आते हैं, अल्पप्राण में कितने आते हैं, 3, महाप्राण में 2। अल्पप्राण में क्या होगा कि आपको 3 चाहिए होंगे, इसमें से 5 में से। तो क्या करना है, पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा दोस्तों अल्पप्राण होता है, और महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो फिर हमने देखा अघोष सघोष, तो अघोष में क्या होगा, आ को याद कर लेंगे, आ और सा। यहाँ पर आ क्या होता है, वर्णमाला हिंदी शब्दकोश में पहले आता है। तो स्टार्टिंग के 2 जो व्यंजन होंगे प्रत्येक वर्ग के, वो क्या होंगे, अघोष होंगे। और सघोष के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सघोष लास्ट में आएगा, आ से बाद में ही आएगा। तो अंतिम जो 3 व्यंजन है वो क्या है, वो है आपके सघोष। तो इस तरीके से क्या होगा आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर ये वर्गीय व्यंजन हो जाते हैं। इन्हीं वर्गीय व्यंजन में से ये आप देख पाते हैं, जैसे टा वर्ग में होता है, तो टा वर्ग में क्या होता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप देख पाते हैं तो ये आपका लिखा हुआ डा। तो डा जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं, ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद जो ढा लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। अभी आप ऐसा लिखते हैं, तो ये कहा जाए कि इस शब्द को, या सॉरी ये शब्द तो है ही नहीं, कहा जाए इस व्यंजन को आप किसी शब्द में प्रयोग करिए। तो अभी इसका आप क्या लिखेंगे, अभी तो आप इसका ये लिखेंगे कपड़ा। अभी इसके नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, तो आप क्या लिख रहे हैं, कपड़ा लिख रहे हैं। जब इसके अंदर बिंदी लग जाती है तो क्या बन जाता है, कपड़ा। उसी तरीके से ये होता है, जैसे कहा जाए कढ़ाई लिखिए, तो अभी क्या है, कढ़ाई। जब बिंदी लगती है तो क्या बन जाता है, कढ़ाई। अर्थात ये दोनों जो वर्ण होते हैं वो द्विगुण कहलाते हैं या उच्छिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विगुण। ये पहला गुण आप देख पा रहे हैं इस रूम में है, डा से डमरू, जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, डा से डमरू, और ये ढा, तो डा ढा हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं जब व्यंजनों के नीचे एक बिंदी लग जाती है तो फिर क्या बन जाते हैं, ये अड़ा का रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए ये 2 व्यंजन क्या कहलाते हैं, द्विगुण कहलाते हैं। तो अभी ये 25 होते हैं, और फिर कितने हो जाते हैं, ये यहाँ पर 27 हो जाते हैं।
और इनके विषय में बात करते हैं दोस्तों कि इनका जो वर्गीय व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं का वर्ग की। अब जैसे हम बात करें का वर्ग, क्वेश्चन आया का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो जो का वर्ग होता है वो उच्चारित होता है दोस्तों कंठ से। कंठ से ये कहाँ से उच्चारित होगा दोस्तों, कंठ से उच्चारित होता है। और च वर्ग की हम बात करते हैं तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से या तालव्य से। और ये ट वर्ग जो होता है दोस्तों ये मूर्धा से, और ता वर्ग जो होता है वो दोस्तों दंत होता है, या इसका उच्चारण दंत से होता है। और पा वर्ग का ओष्ठ से होता है। अब यदि हम बात करें पूरा का वर्ग जो है का से लेकर के अंगा तक पूछेगा, बताइए निम्न में से इनका उच्चारण या का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, कंठ से। आप उच्चारण करके देखिए क ख ग घ अंग ऐसा होता है। और फिर हम बात करें तालु की, तो तालु मतलब हमने बताया था कंठ मतलब ये होता है आपका गला, तालु मतलब क्या होता है आपका मुख है, और मुख में जो आपकी जुबान है, जुबान के ऊपर जो ऊपरी वाला हिस्सा है वहां जुबान टच हो तो क्या कहलाएगा, तालु। च छ ज झ ञ। उसके बाद मूर्धा क्या होता है दोस्तों, आपकी जुबान पलट कर मुख के ऊपरी हिस्से में टच हो, मूर्धा कहलाएगा। दंत क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का या जिन वर्णों का उच्चारण करने में आपके दांत का प्रयोग होता है वहां पर क्या कहलाएगा, दंत। से ता था दा धा ना ऐसा होता है। और ओष्ठ मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में ओष्ठ का प्रयोग हो, ओष्ठ कहलाते हैं। पा फा बा भा मा, आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो ये हो जाते हैं आपके वर्गीय व्यंजन। अभी आपने पढ़ा पीछे स्वर, स्वरों का वर्गीकरण, और अभी आपने पढ़ा वर्गीय व्यंजन। तो अभी हम जैसे बात करें कि अभी हमने कुल कितने वर्ण पढ़ लिए हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा था स्वर, जो स्वर होते हैं वो उनकी संख्या भी हमने पढ़ी 11। और फिर हमने पढ़ा अयोगवा, अयोगवा मतलब अंग और आ, ये कितने थे, 2 थे। और फिर हमने क्या पढ़ा, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25। और फिर हमने अभी पढ़ा कौन से, ये द्विगुण व्यंजन, इनको। तो ये 2 वर्ण हो जाते कितने होते हैं दोस्तों, अभी हमने इतना पढ़ा है, अभी और आगे है। तो इस तरीके से क्या होगा, टोटल आपके 52 वर्ण हो जाएंगे। तभी हमने इतना पढ़ा हुआ है, और आगे और बात करेंगे। तो दोस्तों जो वर्णमाला है हमारा बहुत ही टेक्निकल है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। जिन लोगों ने बनाया बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि जो का वर्ग है पूरा कंठ से उच्चारित हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा कंठ से उच्चारित हो रहा है। अगर जैसे इंग्लिश की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें कुछ वर्ड साइलेंट हो जाते हैं, तो समझ नहीं आता है कि कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं। हालांकि हिंदी भाषी लोग जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं इतना टेक्निकल है कि का वर्ग जो है वो पूरा कहाँ से उच्चारित हो रहा है, पूरा उच्चारित हो रहा है का वर्ग से, सॉरी कंठ से। और चा वर्ग तालु से, टा पूरा मूर्धा से, मतलब कि इतना सिस्टमेटिक है कि पूरी वर्णमाला जो है वो उसका निर्धारण है कि उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। और देखिएगा थोड़ा अगर आप प्रैक्टिकल करके, तो का वर्ग जो है आप इसका अगर देखें तो उच्चारण करने में ऐसा प्रतीत होता है क ख ग घ अंग, ऐसा अगर बोलेंगे तो लगता है जब का उच्चारण आप कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आपके मुख का अगला हिस्सा वर्क कर रहा होता है। क जो कंठ है इसमें लगता है कि मुख के बाहरी हिस्से से हवा निकल रही है। उसके बाद क्या होगा, जब खा को बोलेंगे थोड़ा और पीछे जाएंगे, गा को बोलेंगे और पीछे जाएंगे, घा को बोलेंगे और पीछे जाएंगे। प्रैक्टिकल करके देखिए क ख ग घ अंग। उसी तरीके से च छ ज झ ञ, च बाहर से स्टार्ट होता है अंदर तरफ जाता है। इतना क्रम इस तरीके से बना हुआ है, बड़ा सिस्टमेटिक है। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और ये दूसरी क्लास होती है, तीसरी क्लास में क्या होगा, ये आपका वर्णमाला पूरा समाप्त हो जाएगा। और आशा करेंगे कि यदि आप इतना पढ़ लेंगे, तीनों वीडियो आप देख लेंगे वर्णमाला के, तो वर्णमाला से बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं जाएगा। वर्णमाला का क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। और यदि मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में कम से कम विनोद तो लिख ही दें।
इतना तो कर सकते हैं ना दोस्तों। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ना हो सके तो विनोद तो लिख ही सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।